हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 फिजिक्स का ऑफिशियल मेडल पेपर। इसमें जितने भी प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव उन सभी को बताऊंगी। सो आप इन सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर जाए। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। इसमें का फर्स्ट प्रश्न क्या है? फर्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 इंटू 10 की पावर 11 क्या कूलाम प्रति केजी होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्या 1.8 इंटू 10 की पावर 11 सी प्रति केजी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य होता है। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है ये बताना है। तो घुमाने में किया गया कार्य होता है W इक्वल m 1 माइनस cos थीटा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। W इक्वल होता है m 1 माइनस cos थीटा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युता होता है। किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युता क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर सी होगा क्या? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, संधारित्र के समानांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है? इसमें से आवेश, ऊर्जा, विभवांतर या धारिता। तो इसका राइट आंसर होगा जो विभवांतर होता है वो समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। विभवांतर प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहता है। अगला प्रश्न है, एक तार का प्रतिरोध R है। एक तार का जो प्रतिरोध दिया है रेसिस्टेंस वह R दिया गया है। इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाता है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? इसका व्यास आधा किया जाता है तो देखिए खींचकर तो आधा किया जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ओके, 4 गुना हो जाएगा। लेकिन इसका जो व्यास होता है तो 4 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ऑप्शन पर आपका डी राइट होगा। 16R होगा। या इसका व्यास आधा करने के लिए किया जाता है तो वह उसका हो जाएगा, त्रिज्या नहीं बोल रहा है, व्यास तो और हो जाता है तो गुना, तो यह 16R हो जाएगा। ऑप्शन पर सी राइट होगा। सॉरी सी नहीं, डी राइट होगा। 16R होगा। अगला प्रश्न है, वायु में रखिए गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले के। वायु में रखिए गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है किसके? तो त्रिज्या की होती है। आप पढ़े होंगे गोलीय चालक की धारिता क्या होता है? 4 एप्सिलॉन नॉट होता है और समानुपाती किसके होता है? आपका त्रिज्या के होता है ना, R आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो समविभवी होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो समविभवी क्या होगा? तो yz तल की दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, विद्युतशीलता का मात्रक होता है। विद्युतशीलता का मात्रक कितना होता है? यानी एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसे बोला जाता है विद्युतशीलता। तो उसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा आपको बताना है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है क्या? कूलाम का स्क्वायर पर मीटर पर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या? कूलाम का स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, मीटर सेतु की तार बनी होती है। मीटर सेतु की तार किससे बनी होती है? मीटर सेतु की तार किससे बनी होती है? तो वह मैग्नीज से बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मैग्नीज से बनी होती है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर तथा चुंबकन की तीव्रता एम वेक्टर के बीच संबंध है। चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर और चुंबकन की तीव्रता एम वेक्टर के बीच क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें संबंध है बी वेक्टर इक्वल μ0 इंटू एस वेक्टर प्लस एम वेक्टर, जहाँ पर एस वेक्टर क्या है? चुंबकन की तीव्रता है और एम वेक्टर आपका चुंबकीय आघूर्ण है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु की प्रतिबिंब संख्या होगी। दो समानांतर दर्पण है तो इसके बीच रखी गई वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन दिया गया है 1 होगी या 2 होगी या 3 या फिर इन्फिनिटिव होगी यानी अनंत होगी। तो इसका राइट आंसर होगा अनंत होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ। अनंत होगी, इन्फिनिटी होगी। ओके, अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण का पार्श्व आबंध m हो तो अनुदैर्ध्य आबंध क्या होगा?
कोई गोलीय दर्पण है उसका पार्श्व आवर्धन जो है m दिया गया है, तो उसका अनुदैर्ध्य आवर्धन क्या होगा, तो अनुदैर्ध्य आवर्धन होगा m का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यमों में तरंगदैर्ध्य λ1 तथा λ2 हो तो स्नेल का नियम होगा, क्या होगा, अगर किसी प्रकाश का किसी माध्यम में तरंगदैर्ध्य का मान दिया गया λ1 और λ2 तो स्नेल का नियम क्या होगा, तो स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि म्यू कर क्या होता है sin I बटा sin r, यानी लैम्डा जानते हैं आप अपवर्तनांक इक्वल क्या होता है μ2 बटा μ1 होगा, μ2 बटा μ1 होता है इस तरह से। तो यहाँ पर तो म्यू नहीं लैम्डा दिया गया है तो λ2 बटा λ1 हो जाएगा, यानी sin I बटा sin r इक्वल λ2 बटा λ1। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर म्यू के स्थान पर लैम्डा दिया है तो हम जानते हैं कि μ2 बटा μ1 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है, बताना है। वायु का बुलबुला जो होता है पानी में चमकता है किस कारण से, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है, समतुल्य लेंस होगा। दो उत्तल लेंस को संपर्क में रखा गया है तो समतुल्य लेंस क्या होगा, तो समतुल्य लेंस होगा उत्तल ही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है, ये बताना है। जब कोई श्वेत प्रकाश है वो किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो किस रंग के विचलन के लिए कोण का मान सबसे अधिक, तो आप जानते हैं कि श्वेत प्रकाश में ऊपर सभी वर्णों का जो प्रकीर्णन होता है उसमें से बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बैगनी का मान सबसे अधिक होता है, बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य क्या कम होता है। अगला प्रश्न है, आर त्रिज्या वाला गोलीय संधारित्र की धारिता होगी, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन आपका गलत है। आर त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र की धारिता यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो है इस तरह से नहीं होगा, ये बना लीजिए आप, इस तरह से किसी का भी नहीं होता है, ये किसी का भी नहीं है। कितना होगा कि तो आपका होता है 4 साइलेंट नट होता है और फिर आपका समानुपाती आर होता है। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसमें ऑप्शन आपका गलत है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का अनुपात होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कितना होता है, तो देखिए अक्षीय स्थिति में कितना होता है हम जानते हैं μ0 बटा 4 इंटू m बटा आर का क्यू होता है, और निरक्षीय में होता है μ0 बटा 4 इंटू 2m बटा आर का क्यू होता है। तो उसका रेडियस निकालना पड़ता है, तो इसका रेडियस पूछ रहा है यानी अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात इसका हो जाएगा कितना 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 2:1। अगला प्रश्न है, आवेश पुनर्वितरण में क्षय होता है, किसका क्षय होता है, आवेश के पुनर्वितरण में किसका क्षय होता है, तो ऊर्जा का क्षय होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऊर्जा का क्षय होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम तथा समानांतर क्रम संयोजन से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात होता है, क्या अनुपात होता है, तो n का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, n का स्क्वायर। अगला प्रश्न है, जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ है तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान होगा। जब एक विद्युत द्विध्रुव है वो बंद सतह से घिरा हुआ है तो बंद सतह पर फ्लक्स का मान पूछा जाए कि फ्लक्स का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बंद है और तो इसका शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, शून्य होगा। अगला प्रश्न है, टेंजेंट ग्लेवेनोमीटर अधिकतम सुगराई होता है जब विक्षेप कोण होता है, तो हम जानते हैं विक्षेप कोण 45 होता है तो होता है, लेकिन यहाँ पर 45 तो नहीं दिया है, बट क्या π/4 तो दिया है। 5/4 पाई का मान कितना होता है यहाँ 180, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 5/4 को 45 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है, तो चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 0 होता है। अगला प्रश्न है, समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है, समान रूप से चलता हुआ वेग क्या उत्पन्न करता है, तो वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला है तो इसकी सहिष्णुता होगी, कितना होगी, इसकी सहिष्णुता सहने की जो क्षमता होती है कितना होगी। देखिए क्या बोल रहा है, एक कार्बन प्रतिरोध का जो अंतिम छोर पर बना बैंड जो है वह सुनहला है तो इसकी सहिष्णुता क्या होगी। आप पढ़े होंगे
कलर कोड क्या है, तो कलर कोड में ये सभी है, उस सभी कलर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर इसका सुनहला बैंड है तो इसकी सहिष्णुता हो जाएगा आपका 5%। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है और फेराडे नियतांक का मात्रक है। फेराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो फेराडे नियतांक का मात्रक होता है मोल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मोल प्रति कूलाम होता है। अगला प्रश्न है शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा। शक्ति रहित धारा का परिपथ कैसा होगा, तो शक्ति रहित धारा का ऑप्शन क्या दिया, शुद्ध प्रतिरोधी होगा या शुद्ध धारितीय होगा या शुद्ध प्रेरक होगा या ये भी दोनों होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि शक्ति रहित धारा का परिपथ हो जाएगा आपका शुद्ध धारितीय। ऑप्शन नंबर बी रहेगा शुद्ध धारितीय। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है, कितना होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर होता है π/2। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है यदि समान फोकस दूरी f के दो लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी कितनी होगी। यदि समान फोकस दूरी f के दो लेंस जो है संपर्क में रखे गए हैं तो उसका समतुल्य फोकस दूरी बताना है। समतुल्य फोकस दूरी हो जाएगा f/2। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है एक उत्तल लेंस का ऊपरी भाग जो है आधा भाग को काला कर दिया जाता है तो उसके सामने रखी वस्तु की प्रतिबिंब क्या होगी ये बताना है। तो क्या होगी, उसकी जो तीव्रता होगी वो घट जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, उसकी तीव्रता घट जाएगी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है सामान्य मानव आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट का सभी को मालूम होगा। अगला प्रश्न है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो उसकी ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश की तीव्रता पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी वह क्या किस पर निर्भर करती है, इंटेंसिटी पर यानी तीव्रता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है अल्फा कण है। अल्फा कण क्या है, तो अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, हीलियम का नाभिक। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या होती है। ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें पीएन जंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो उसमें पीएन जंक्शन की संख्या होती है 2। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर की धारा गुणांक अल्फा तथा बीटा का संबंध है। ट्रांजिस्टर की धारा गुणांक अल्फा और बीटा में संबंध बताना है, जिसमें संबंध होता है बीटा इक्वल होता है अल्फा वाई अल्फा प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्या बीटा इक्वल होता है अल्फा वाई अल्फा प्लस 1। नेक्स्ट है तप्त धारा ए मीटर में क्या होता है। तप्त धारा ए मीटर में क्या होता है, तप्त धारा ए मीटर में होता है धारा समानुपाती विक्षेप। ऑप्शन नंबर ए रहेगा धारा समानुपाती विक्षेप। नेक्स्ट है एलर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। एलर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो एलर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है आर अपूर्ण रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा के स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा कितना, तो आर का स्क्वायर बाई रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है फिर आपका देखिए निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता अधिकतम होता है, तो वेधन क्षमता गामा किरण का सबसे ज़्यादा होता है लेकिन इसका आयनीकरण क्षमता कम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, गामा किरण का सबसे ज़्यादा होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक की त्रिज्या आर के बीच संबंध है। द्रव्यमान संख्या दिया गया ए और नाभिक की त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध है ये बताना है। तो इसके बीच संबंध होता है आर समानुपाती होता है ए का पावर 1/3 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जिसमें दो छोटे छोटे नाभिक के परमाणु जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं नाभिकीय संलयन में। तो सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। ओके अगला प्रश्न देखिए फिर क्या है 1 किलोग्राम मात्रा की तुल्य ऊर्जा लगभग होती है कितने के बराबर होती है ये बताना है कि क्या 1 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा कितने के बराबर होती है, तो वह होती है 10 की पावर 17 जूल के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है पक्ष अभिनत डायोड है। पक्ष अभिनत डायोड इनमें से कौन है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनर डायोड को होता है आपका पक्ष अभिनत डायोड। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा जेनर डायोड। अगला प्रश्न है NaND गेट का लिए बूलियन व्यंजक बताना है कि NaND गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो इसका बूलियन व्यंजक होता है A इंटू वी रेखरिंग इक्वल वाई। ऑप्शन नंबर ए, क्या A इंटू वी रेखरिंग इक्वल वाई। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है मानव नेत्र का विभेदन क्षमता होता है कितना होता है मानव नेत्र का विभेदन क्षमता, तो मानव नेत्र का विभेदन क्षमता होता है 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
अगला प्रश्न है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशियां है। नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? तो उसमें क्या होता है, आवेश भी संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग भी संरक्षित रहता है और रैखिक संवेग भी संरक्षित रहता है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है कांच, पानी, हीरा, अल्कोहल। तो इसमें से सबसे ज्यादा होता है 2.42 हीरा का, जिसके कारण इसका क्या अपवर्तनांक तो अधिक होता है बट इसका क्रांति कोण कम होता है। इसी कारण से यह चमकीला होता है और इसका आभूषण बनाया जाता है और इतना ये भी कॉस्टली होता है, मतलब महंगा होता है। अगला प्रश्न क्या है, दो प्रकाश स्रोत संबंध होता है जब उनके बीच कालांतर क्या रहता है? तो वह नियत रहता है। जब कालांतर नियत रहता है तभी ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नियत रहता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है? तो गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश किससे स्वतंत्र होता है ये बताना है। तो वह समय से स्वतंत्र होता है, समय पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? तो देखिए आप पढ़े होंगे लेंस के नियम का, जो लेंस का नियम है वो किसके संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है? तो ऊर्जा का, ये जानते हैं हम। बट फैराडे का पूछ रहा है तो फैराडे का भी ऊर्जा के नियम का ही पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, फिर देखिए लेंस और फैराडे दोनों का जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, फोटोन लिखा है, यानी फोटोन फोटॉन होगा, फोटॉन। आप पढ़ेंगे फोटॉन, तो फोटॉन जिसे एच भी कहा जाता है। तो फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है कितना? तो शून्य होता है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है शून्य। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, शून्य होता है। अगला प्रश्न है, 4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 4 डायोप्टर लेंस की क्षमता की फोकस दूरी होती है 0.25 मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 0.25 मीटर। अगला प्रश्न है, सामान्य समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होता है 1 + d/f। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1 + d/f। अगला प्रश्न है, अवरोधक के किनारे प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। अवरोधक के किनारे प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो उसे हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन, यानी विवर्तन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, डिफ्रैक्शन, विवर्तन उसे बोला जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, हीरा के लिए क्रांति कोण होता है? तो देखिए हीरा का क्या होता है, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42, जिसके कारण इसका जो क्रांति कोण होता है अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका क्या क्रांति कोण कम होता है। कितना? तो 24.41 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है कितना होता है? कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी, तो इसका राइट आंसर होगा अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है। पतले प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण क्या होता है? तो इसका कोण होता है μ - 1 × a। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर कितना होता है? तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर होता है साई इक्वल होता है आपका क्या, 2n⁵। ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा 2n⁵, और विनाशी व्यतिकरण के लिए ए हो जाएगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा की परास होती है कितनी होती है? प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा की परास कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा, ऊर्जा की परास होती है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है? व्यतिकरण तो तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है और प्रकाश का ध्रुवण भी तरंग प्रकृति को। किटहट किरण ये तो होगा नहीं। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है आपका क्या, कण के जो प्रकाश होता है उसके कण के तरंग प्रकृति का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो आइंस्टीन दिए थे ना वही, वो कण की प्रकृति निर्धारित करता है प्रकाश को। के फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ ही एक समय पर अचर वेग से जा सकता है? इसमें से कौन जा सकता है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोटॉन। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, नाभिक की खोज की थी। नाभिक की खोज तो किए थे रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, रदरफोर्ड। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान होती है? तो जो उसका ऊर्जा होता है वो तीनों के लिए सेम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऊर्जा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया गया है, I = 50 साइन और 100 φt है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होगी? तो यहाँ पर आवृत्ति यहाँ पर भी शायद गलत ऑप्शन है,
देखिए इसका हो जाएगा आपका क्या, और यहाँ पर पाई नहीं होगा, पाई ओनली क्या होगा आपका 50 होगा, ओनली 50 होगा, पाई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। ओके, फिर देखिए यहाँ पर पाई नहीं होगा, 50 होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, जर्मेनियम का बैंड अंतराल होता है, जर्मेनियम का बैंड अंतराल कितना होता है, तो जर्मेनियम का बैंड अंतराल होता है सबसे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न है, फिर यदि किसी धातु का कार्यफलन दिया गया है साई इक्वल कार्यफलन क्या 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी देहली तरंग क्या होगी, इसकी देहली तरंग दैर्ध्य बताना है, तो देहली तरंग दैर्ध्य हो जाएगा आपका 4433 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्या। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, ट्रांसफर के क्रोड को परतदार किस लिए बनाया जाता है, ये बताना है आपको। तो ट्रांसफार्मर के क्रोड को ऊर्जा क्षय कम करने के लिए तो बनाया जाता है उसका परतदार क्रोड, ताकि उसमें भौतिक धारा उत्पन्न ना हो, ऑप्शन नंबर ए राइट। ओके, उसकी ऊर्जा को क्षय होने से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है, तो उसमें आवश्यक है कि उसका जो संख्या है वो परिवर्तन होते रहे, संख्या परिवर्तन आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है, किसी अर्धचालक के ताप गुणांक का मान कितना होता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऋणात्मक होता है, किसी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान होता है ऋणात्मक, निगेटिव। फिर देखिए आपका लास्ट प्रश्न है, अंतिम है, एक रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्ध आयु दिया गया है 1600 वर्ष है, तो इसकी मध्य आयु क्या होगी, ये बताना है आपको। तो इसकी मध्य आयु हो जाएगी, आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा कितना 2309, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, कितना 2309 वर्ष होगी मध्य आयु। तो फ्रेंड्स इतना प्रश्न रहा आपका 70 ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्जाम में 70 पूछा जाएगा आपकी बार। सो आप अपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।